इस कहानी की शुरुआत चीन के एक शहर को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर जैक नाम का एक लड़का है जो फिलहाल 20 साल का है और वहीं के एक कॉलेज में पढ़ता है। कई सालों पहले जैक के नाना, उसकी माँ और उसे लेकर चीन के शहर में आ बसे थे। उस वक्त जैक की उम्र महज 5 साल थी और उसकी माँ भयानक रूप से गंभीर डिप्रेशन का शिकार थी और इसी तरह एक दिन ओवरडोज की वजह से उसकी माँ चल बसी। जैक के पिता हमेशा अपने काम में उलझे रहने की वजह से उसे समय नहीं दे पाते थे और इसीलिए जैक का पूरा बचपन अकेले में गुजरा। उस वाकया को कई साल गुजर गए हैं। जैक बड़ा हो गया है और एक कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पर प्रोफेसर पी नाम के उनके हिस्ट्री के प्रोफेसर है। उनका अंदाज बहुत ही मजाकिया है, जिस वजह से कॉलेज के सभी बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जैक और उसके दोस्त रोजाना प्रोफेसर के पास हिस्ट्री की ट्यूशन लेने आते। प्रोफेसर पी की एक खास बात है कि उन्हें पुरानी एंटिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। उनके कमरे में अलग अलग समय और जगह से जुड़ी कई सारी पुरानी चीजें रखी हैं। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद जैक और उसके दोस्त प्रोफेसर के कमरे में आते हैं, जहाँ पर उनके हाथ एक बहुत ही पुराना कैमरा लगता है। देखने से ही मालूम पड़ता है कि ये कई दशक पुराना होगा। उस कैमरे को हाथ में लेकर जैक एक पुरानी सी घड़ी की तस्वीर लेता है और तभी उसे कोई जरूरी काम याद आ गया और अपने दोस्तों के साथ वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उनके यूं अचानक चले जाने से प्रोफेसर हैरान रह जाता है, मगर उसे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त जैक ने उस कैमरे से उस पुरानी घड़ी की तस्वीर ली थी, वो घड़ी उसी वक्त रुक गई। जिस बात पर गौर करने के बाद प्रोफेसर के मुंह से निकला था, कहीं ये वो तो नहीं। अब वो किस चीज की बात कर रहे हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक दरअसल अपने दोस्तों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए गया है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसका कहना है कि जैक को असली प्यार के मायने ही नहीं मालूम, क्योंकि उसने जैक को 2 दिन पहले ही बताया था कि उसे सॉफ्ट टॉय से एलर्जी है, और जबकि आज जैक उसके लिए एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय ही लेकर आ गया है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। ये देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। अब उसका उदास मन ठीक करने के लिए जैक के दोस्त उसे शहर के एक प्रसिद्ध म्यूजियम में लेकर आते हैं, जिस म्यूजियम का नाम है ट्वा ट्यू टियान। यहाँ पर उनके कॉलेज के प्रोफेसर पी भी उनके साथ आए हैं। इस म्यूजियम की अधिकतर चीजें 19वीं सदी से ताल्लुक रखती है। उस म्यूजियम में अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं। दीवारों पर उस जमाने की पेंटिंग्स टंगी है और पत्थरों पर कुछ पुराने लेख भी उभरे हुए हैं, जैसे कि एक शिलालेख में लिखा मिलता है फ्लावर ऑफ यूथ बाय डॉक्टर चैंग। तभी म्यूजियम का गाइड उन्हें कुछ सिक्के दिखाता है जिस पर डॉक्टर चैंग की तस्वीर उभरी हुई है। घूमते घूमते उन्हें म्यूजियम की दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग दिखती है, जो कि अपने आप में उस समय की चित्रकारी का नायाब नमूना है। प्रोफेसर पी ने तुरंत अपना वही पुराना कैमरा जैक को थमाते हुए उस पेंटिंग की तस्वीर लेने को कहा। जैक के ऐसा करते ही वर्तमान का समय मानो थम सा गया और उस पेंटिंग के अंदर का समय शुरू हो गया। पेंटिंग की हर एक चीज हिलने डुलने लगती है, मानो वो जैक को देख पा रहे हो। जैक की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और तभी एक तेज रोशनी उस पेंटिंग में से निकलती है, जो कि जैक को अंदर समा लेती है। जैक एक समय चक्र की सुरंग से होता हुआ किसी और ही दुनिया में आ पहुंचा। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि वो ताइवान शहर में ही है, जहाँ वो वर्तमान में रह रहा था, मगर सब कुछ बदला बदला लग रहा है। थोड़ा गौर करने के बाद जैक ने देखा कि ये 19वीं शताब्दी है, यानी कि वो अपने समय से 100 साल पीछे आ चुका है। और तभी उसे वहाँ गली से अपने दोस्त गुजरते हुए दिखे, मगर उनमें से कोई भी जैक को नहीं पहचान पाता। जैक उन्हें रोककर बातें करने की कोशिश करता है, मगर वो लोग किसी फेस्टिवल में जाने की जल्दबाजी में हैं और वह जैक को भी वहाँ लेकर चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पर जैक को ड्रैगन की एक पोशाक में डाल देते हैं। जैक को कुछ भी समझ नहीं आता, जिस वजह से उसका झगड़ा मिस्टर ली नाम के आदमी से हो गया, जो कि इस शहर का एक बड़ा व्यापारी है और काफी प्रभावशाली आदमी है। वो जैक को मारने ही जा रहा था कि तभी जिंजर नाम की महिला आकर उसे रोक देती है, जिसकी शक्ल हूबहू जैक की माँ से मिलती है। मगर ये कैसे मुमकिन है? उसकी माँ तो कई साल पहले गुजर चुकी है और तो और वो जैक को पहचान भी नहीं पा रही। जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए वो ठान लेता है कि वो जाकर अपनी माँ से बात करेगा तो शायद वो उसे पहचान ले, जिसके लिए उसे अपने दोस्तों की जरूरत है।
इसलिए वो वापस उनके पास जाता है, जो कि अब उसे नहीं पहचानते। उनसे नई सिरे से दोस्ती बनाता है और उनसे कहता है कि वो उसकी जिंजर से मिलने में मदद करे। वो लोग भी उसे मिलवाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब वो तीनों बाजार के रास्ते से होते हुए जिंजर के घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जिसांग नाम के लड़के से उनका झगड़ा हो गया। जिसांग दरअसल उसी आदमी मिस्टर लिन का बेटा है, कल जिससे जैक की अनबन हो गई थी। मगर जैक और उसके दोस्त उसकी बातों को नजरअंदाज करके जिंजर के घर की तरफ चले जाते हैं। जिंजर की दरअसल एक कपड़े की दुकान है, जहाँ पर वो अलग अलग तरह के कपड़े तैयार करती है। और वहीं पर हम मिस्टर पी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि जिंजर के यहाँ काम करता है। और इस मिस्टर पी की शक्ल हूबहू प्रोफेसर पी से मिलती है। उसे देखते ही जैक उसे मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसी की वजह से आज वो इस अजीबोगरीब जगह में फंस गया है। लेकिन मिस्टर पी का कहना है कि वो जैक को पहली बार देख रहा है, तो वो भला उसके साथ कुछ कैसे कर सकता है। मगर जैक तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं। उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राह चलती पुलिस जिंजर की दुकान में आ जाते हैं। मगर जिंजर किसी तरह पुलिस को वहाँ से समझा बुझाकर वापस भेज देती है। कुछ देर बाद जैक को अकेला पाकर मिस्टर पी उसके पास गए और कहा कि हाँ, मैं प्रोफेसर पी ही हूँ। और भी काफी सारी बातों का खुलासा करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें एक खास मकसद से लाया हूँ, जिसके बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। और इसके बाद वो उसे एक थिएटर लेकर आते हैं, जहाँ पर किसी होने वाले नाटक की तैयारी चल रही है। ये थिएटर दरअसल प्रोफेसर पी का ही है। साथ ही वो इस मंच के डायरेक्टर भी है और इस थिएटर के जरिए अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और आज यहाँ पर एक नाटक भी होने वाला है। प्रोफेसर उसे घूम घूम कर पूरा ऑडिटोरियम दिखाते हैं। इतने में जैक की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम लिया है। और पहली नजर में ही जैक को उसे प्यार हो जाता है। दरअसल लिया प्रोफेसर पी के पास नाच गाना और एक्टिंग सीखने के लिए आती है। ये बात मालूम चलते ही लिया को इम्प्रेस करने के लिए जैक भी उस नाटक का हिस्सा बनना चाहता है। और इसके लिए वो एक पेड़ बनने को राजी हो जाता है और झटपट उस पेड़ की कॉस्ट्यूम पहन लेता है। आज का नाटक दरअसल एक रोमांटिक ड्रामा है, मगर लिया को हंसाने के लिए वो पेड़ बनकर कॉमेडी करना शुरू कर देता है। और उसके कारनामों को देखकर हंसते हंसते सबका पेट फूल गया। तभी वहाँ पर कुछ जापानी सैनिक आए और उन्होंने स्टेज पर चढ़कर सबको बताया कि कल उनके यहाँ जापान के राजकुमार दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही एक नया नियम भी लागू हुआ है कि जो लोग जापानी नहीं हैं, वो लोग आगे से थिएटर नहीं कर सकते। मगर ये बात वहाँ थिएटर में मौजूद किसी को भी पसंद नहीं आती। वो सभी मिलकर इस नियम का विरोध करते हैं, क्योंकि इसे जापानियों और चीनियों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। और तभी लिया उठकर जापानी राष्ट्रीय गीत गाने लगती है, जिसमें लोगों को समान नजरों से देखने की, उनमें भेदभाव न करने की बात कही गई है। धीरे धीरे वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सुर में सुर मिलाने लगते हैं और सभी एकजुट होकर वहाँ की पुलिस का विरोध करने लगे। बात को हाथ से निकलता देख जापानी पुलिस वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जैक की नजर एक अधूरी पेंटिंग पर पड़ी, जिस पर 20वीं शताब्दी के ताइवान की तस्वीर बनी है। यानी कि पेंटिंग में भविष्य के चीन को दिखाया गया है। जैक उस पेंटिंग के सहारे वापस अपने समय में जाने की कोशिश करता है, ठीक जिस तरह वो अपने समय से 19वीं शताब्दी में आया है। मगर प्रोफेसर पी उसे समझाते हैं कि अभी ये पेंटिंग अधूरी है, इसीलिए तुम इसके सहारे अपने समय में वापस नहीं जा सकते। लेकिन जैक उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं। वो बार बार तस्वीरें खींचता रहता है ताकि किसी तरह वो अपने समय में वापस लौट सके। और आखिरकार उसे ये बात समझ में आ ही गई कि अधूरी पेंटिंग में दूसरे समय का पोर्टल नहीं खुल सकता, इसे पहले पूरा करना होगा। और उसके बाद प्रोफेसर पी उसे बताते हैं कि वो पहली बार यहाँ कैसे पहुँचे। वो भी दरअसल एक बार त्वा त्यू थियान नामक म्यूजियम में घूमने गए थे और उसी पेंटिंग की तस्वीर लेने के बाद वो इस समय में आ पहुँचे। यहाँ पर उनकी मुलाकात जिंजर से हुई, जो उन्हें पहली नजर में अच्छी लगी और इसीलिए उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने जिंजर के यहाँ नौकरी कर ली और खुद का एक थिएटर खोला, ताकि खूब सारे पैसे कमाकर वो जिंजर के साथ खुशी खुशी रह सके। प्रोफेसर पी उसे ये भी बताता है कि वो जैक को इसी वजह से यहाँ लेकर आया है, ताकि वो जिंजर से नजदीकियां बढ़ाने में उसकी मदद कर सके। उसे बस पराये मर्दों को अपनी माँ से दूर रखना है, जिसके बदले में वो उसे वापस 20वीं सदी में जाने का रास्ता बताएगा। और जैक भी इस बात पर राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी तो लिया को अपना दिल दे बैठा है। शायद इसी बहाने वो लिया का दिल जीत सके। अब यहाँ धीरे धीरे जैक को रहते हुए काफी वक्त हो गया। अब वो भी प्रोफेसर पी के थिएटर का हिस्सा बन चुका है
और वहाँ के सभी लोगों से उसकी दोस्ती हो गई है। और अब तो वो 20वीं शताब्दी के कपड़ों के स्टाइल को 19वीं शताब्दी में लेकर आ चुका है और थिएटर में इन नए नए डिजाइन के कपड़ों को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। धीरे धीरे जैक जिंजर के दुकान का भी एक हिस्सा बनता जा रहा है। एक दिन उसे मालूम चला कि लिया बगल वाली दुकान में कुछ खरीदने आई है। लिया इतनी खूबसूरत है कि सभी लड़के उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वहाँ पर व्यापारी ली का बेटा जीसांग भी मौजूद है। वो भी लिया को रिझाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जैक गिटार उठाकर एक गाना गाने लगता है और उसके गाने पर लिया मंत्रमुग्ध हो गई। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में बाहर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। किसी तरह का भाषण हो रहा है। जब वो दोनों बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मिस्टर चैंग नाम का एक आदमी लोगों के सामने कुछ कह रहा है। वो दरअसल एक चीनी क्रांतिकारी है और जापानियों के खिलाफ लोगों को आगाह कर रहा है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बता रहा है कि किस तरह जापानियों ने ताइवानी लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं। उनकी देश पर कब्जा करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि सभी को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। इतने में वहाँ से कुछ जापानी सैनिक गुजर रहे थे और मिस्टर चैंग के भाषण को सुनकर वो वहाँ पर जमा लोगों पर लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर करने लगे। ये देखकर जैक और उसका दोस्त एक दुकान में आकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर मिस्टर ली अपने बेटे जिसांग के साथ आए और वो अपने बेटे को मिस्टर चैंग का भाषण सुनने के लिए डांट रहे हैं। मिस्टर ली खुद भले ही ताइवान के नागरिक हैं, मगर फिर भी वो जापानियों की तरफ है। उनका कहना है कि आज वो लोग जो कुछ भी है जापानियों की मदद से है। उन्होंने ही मिस्टर ली के व्यापार में पैसे लगाए हैं। अगर तुम्हें वहाँ किसी ने मिस्टर चैंग का भाषण सुनते हुए देख लिया होता तो मैं जापानी अफसर को क्या मुंह दिखाता। अब ये सारी बातें वहाँ छुपे बैठे जैक और उसका दोस्त सुन लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद सरकार की तरफ से एक जश्न का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रोफेसर पी के थिएटर को नाच गाने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर जैक, लिया और बाकी सभी इस बात को लेकर काफी उत्साहित है और प्रैक्टिस की आखिरी रात जैक लिया को सब सच सच बता देता है कि वो भविष्य से आया है और किस तरह वो यहाँ तक पहुँचा है। बातें करते हुए लिया उसे बताती है कि उसका सबसे बड़ा सपना सिंगर बनने का है। जैक उससे कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जिस समय से आया हूँ वहाँ पर लोग ऑटो ट्यून यूज करते हैं और तुम भी इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर फेमस हो सकती हो। लिया को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। जल्द ही वो शाम आ गई जब सरकार की तरफ से इस पार्टी का आयोजन किया गया है। बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर उद्योगपति तक इस जश्न में शामिल है और वहीं मिस्टर चैंग ने जापानी अधिकारियों से ताइवान की आजादी को लेकर तर्क शुरू कर दिया। परिस्थिति को बिगड़ती देख लियान ने अपनी सूझबूझ का सबूत देते हुए तुरंत नाच गाना शुरू कर दिया, जिससे कि सभी लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया और ये सरकारी जश्न की शाम अच्छे से बीत गई। अब यहाँ पर लिया और जैक साथ में वक्त बिता रहे हैं। तभी सैनिकों को उस ओर आता देख वो एक पत्थर के बने बक्से में छिप जाते हैं, जहाँ पर जैक उससे कहता है आधुनिक समय में लोग टेक्नोलॉजी के पीछे इतने ही पागल है कि वो अपने सपनों और आजादी के बारे में तो भूल ही गए हैं। हर कोई टेक्नोलॉजी का गुलाम बन चुका है। लिया ये सब बहुत ही हैरानी से सुनती है और फिर उस बक्से पर एक नुकीले पत्थर की मदद से फ्लावर ऑफ यूथ लिख देती है। काफी अच्छा समय साथ बिताने के बाद जब जैक घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ जिंजर रात के इस वक्त कहीं जा रही है और वो उनका पीछा करता है। उसने अपनी माँ को एक क्लब के अंदर घुसते हुए देखा जहाँ पर वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है। वहाँ पर प्रोफेसर पी भी मौजूद है। ये देखते ही जैक उन्हें रोक देता है क्योंकि उसे तो मालूम है कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से ही उसकी माँ चल बसी थी और जैक उसे तुरंत वहाँ से ले जाता है। होश आने के बाद जिंजर उसे बताती है कि कुछ साल पहले की बात है। मेरा पति और बेटा कॉलेरा नाम की महामारी की चपेट में आ गए थे और उसके बाद से ही अपने गमों को भुलाने के लिए मैं नशे का सहारा लेती हूँ। जिंजर उसे ये भी बताती है इस नशीले पदार्थ की व्यवस्था प्रोफेसर पी ही मेरे लिए कर देते हैं क्योंकि उनसे मेरा गम देखा नहीं जाता। वो मेरे लिए बहुत करते हैं और मैं भी मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी हूँ, मगर इस बारे में कभी उनसे कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जापानियों ने यहाँ के ताइवानी नागरिकों को बेवकूफ बना रखा है। वो यहाँ के अफीम ग्रस्त लोगों से ये कहते हैं कि अगर उन्होंने अफीम खाना छोड़ दिया तो वो कुछ ही दिनों में मारे जाएंगे। वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि लोगों के बीच में से अफीम की मांग कभी खत्म ना हो और ये देश
कभी भी अफीम के नशे से बाहर ना आ पाए, क्योंकि अफीम बेचकर जापानी सरकार को काफी लाभ होता है जो वो अपने देश भेज देते हैं। और 19वीं शताब्दी के भोले भाले लोग सरकार की हर बात मान लिया करते। ये सब जानने के बाद जैक और लिया ने ठान लिया कि वो इस बारे में लोगों को आगाह करके रहेंगे ताकि वो अफीम के चंगुल से बाहर निकल सके। और इसीलिए उनके थिएटर के सभी लोग मिलकर अफीम के खिलाफ शहर भर में पर्चे बांटते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर पी और मिस्टर चैंग मिलकर सरकारी अफीम के गोदाम में आग लगा देते हैं। जब सरकारी अधिकारियों को इस बारे में मालूम पड़ा तो डॉक्टर पी और मिस्टर चैंग उनके निशाने पर आ गए और सरकार की तरफ से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया गया। इसके बाद जापानी सैनिक प्रोफेसर पी को गिरफ्तार करने के लिए जिंजर के घर पहुंच जाते हैं, मगर ऐसा करने से पहले मिस्टर ली उनके सामने खड़ा हो गया। आज वो पहली बार अपने देश के होकर जापानियों के खिलाफ खड़े हैं। उनके बीच अनबन हो गई और इसी अफरा तफरी में गोली जिंजर को लग जाती है। जैक प्रोफेसर पी के साथ अपनी मां को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। उधर जापानी अधिकारियों ने ये ऐलान कर दिया कि जब तक प्रोफेसर पी और चैंग अपने आप को जापानियों की हिरासत में न दे दे, किसी भी अस्पताल में जिंजर का इलाज तब तक नहीं किया जाएगा। ऐसे हालात में जैक फैसला लेता है कि वो अपनी मां जिंजर को लेकर भविष्य में चला जाएगा और वही उनकी जान बचाने की कोशिश करेगा। वो दोनों जिंजर को लेकर थिएटर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने देखा कि मिस्टर ली को भी गोली लग गई है, मगर खून बहुत बह जाने की वजह से उनकी जान चली जाती है। मिस्टर ली की मौत से उन सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इधर जैक प्रोफेसर पी से कहता है कि वो माँ को लेकर चला जाए और भविष्य में जाकर उनका इलाज करवाए, जबकि जैक पीछे रहकर परिस्थिति को संभालने की कोशिश करेगा। जापानी सरकार अब कुछ भी कर सकती है और उसे अपने देशवासियों को उनसे बचाना होगा। मगर अगली सुबह ही एक और बुरी खबर आई कि मिस्टर चैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर शहर भर में जापानियों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ताइवान के नागरिकों को जापानी काली करतूतों के बारे में पता चल चुका है, जो जापानी सरकार उनसे अभी तक छुपाती आई है। वहाँ मिस्टर ली का बेटा जिसांग भी अपनी बाबा की मौत का बदला लेना चाहता है और वो सभी एकजुट होकर इस परिस्थिति का सामना करने का फैसला करते हैं। और उनका सबसे पहला काम होगा मिस्टर चैंग को जेल से रिहा करवाना। योजना के मुताबिक लिया और उसके सहेलियां जापानी सैनिकों का ध्यान आकर्षित करती है। वहीं दूसरी ओर जैक, जिसांग और बाकी लोग मिलकर मिस्टर चैंग को रिहा करा लेते हैं। और कुछ ही दिनों में मिस्टर चैंग के नेतृत्व में ताइवान के नागरिक जापानी सरकार के खिलाफ खड़े हो उठते हैं। शहर में जगह जगह पर आंदोलन और नारेबाजी हो रही है। देश भर के लोग एकजुट हो गए हैं। प्रोफेसर पी भी भविष्य में जिंजर को अस्पताल में भर्ती करके समय में वापस लौट आए और उन्होंने देखा कि पूरा शहर एकजुट हो चुका है। और तभी उसका ध्यान छत पर छिपे कुछ जापानी सैनिकों पर गया, जो शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करते हुए जनता को अपना निशाना बना रही है। और वह जैसे ही गोली चलाते हैं, प्रोफेसर पी उसी पेंटिंग को हवा में उछाल देते हैं, जिस पेंटिंग के जरिए वो अतीत में आए हैं, और अपने कैमरे का बटन दबा देते हैं, जिससे कि भविष्य का पोर्टल खुल गया। दूसरी तरफ जैक और लिया उस बंदूक की गोली को रोकने की कोशिश करते हैं और उस पेंटिंग के खुले पोर्टल में समाकर 20वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। उधर मिस्टर चैंग की कोशिशों की वजह से जापानी सरकार को हार मानना पड़ा और वह ताइवान की आजादी की घोषणा कर देते हैं। उधर प्रोफेसर पी भी उस पेंटिंग के सहारे टेलीपोर्ट होकर भविष्य में चले आते हैं और वो जैक और लिया को 19वीं शताब्दी में वापस भेज देना चाहते हैं। मगर जैक कहता है अब ताइवान आजाद हो चुका है, उसे वापस जाने की जरूरत नहीं। मगर वो लिया को लौट जाने के लिए कहता है और यहाँ लिया भी उसे प्यार कर बैठी है। वो लिया को समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मगर अगर हम अतीत की घटनाओं से छेड़खानी करेंगे तो उससे हमारा भविष्य प्रभावित होगा, जो कि हम दोनों ही नहीं चाहेंगे। तुम 19वीं शताब्दी की लड़की हो, तो वो समय तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन समय होगा जीने के लिए, और मैं 20वीं शताब्दी का लड़का हूँ। मेरे लिए भी इसी समय में जीना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। ना ही मैं उस समय में मिले भोले भाले लोगों को भुला पाऊंगा। लिया उसकी बात को समझ आती है और जाने के लिए राजी हो गई। इधर जैक की माँ जिंजर यही भविष्य में मिस्टर पी के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो जी ली है और बाकी की जिंदगी वो प्रोफेसर ली और जैक के साथ गुजारना चाहती है। जैक उन दोनों के लिए बहुत खुश है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जैक उसी म्यूजियम में जाता है
जहाँ पर उसी पत्थर के बक्से में कुरेदे हुए उस लेख को छूता है जो कि एक समय में लिया ने लिखा था, और साथ बिताए उन पलों को याद करता है। धीरे धीरे जैक अपनी आज की जिंदगी में लौट जाता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर लिया पर पड़ती है, मगर ये अतीत से नहीं भविष्य की लिया थी, 20वीं सदी की लिया। और वो लड़की भी जैक को देखकर मुस्कुराती है। यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। इसके साथ ही ये प्यारी सी फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।